ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, नो लोड टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस ये है कि आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँचाइए, इसको शेयर करिए। नो लोड टेस्ट एंड ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नो लोड टेस्ट करते क्यों हैं। जब हमें ट्रांसफार्मर का कोर लॉस ज्ञात करना होता है, मैं एक लॉसेस पर ही एक वीडियो में बनाऊंगा आपका, जिसमें हम कुछ अमेजिंग फैक्ट भी बताऊंगा। जैसे आप सभी लोग पढ़े हैं कि इसमें कोर लॉस और कॉपर लॉस तो होते ही, इसके साथ साथ इसमें स्ट्रे लॉस, लोड लॉस भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये चीज़, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा लॉसेस में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट वोल्टेज जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं क्या कि ईडी करंट लॉस पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कांस्टेंट लोड पे अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो ईडी करंट लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने इनके बारे में संक्षिप्त में स्टडी किया है, बताया है आपको। अगर आप नहीं जानते हो तो उनको उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो वहाँ आपको लॉसेस के बारे में एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस टेस्ट को करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो इसका उद्देश्य है, फाइंड कोर लॉस, फाइंड कोर लॉस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर। दूसरा क्या है, फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर। आप कहेंगे सर ये क्या है, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। ठीक है, इसको कोर लॉस हमको ज्ञात करना है या शंट ब्रांच पैरामीटर लाना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कोर लॉस, सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं कोर लॉस क्या होता है। तो कोर लॉस दो प्रकार का होता है, एक ईडी करंट लॉस होता है और एक क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ईडी करंट लॉस क्या है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। ठीक है, तो ये जो कोर लॉस हैं ये कांस्टेंट लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स डिपेंड किस पर करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर देखेंगे शंट ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपको हम दे देते हैं इनका कोर लॉस में। कोर लॉस आपका दो प्रकार का है, कि ईडी करंट लॉस है और एक हिस्टैरिसीस लॉस है। तो जब हम होता क्या है, जब इसको जब हम सप्लाई देते हैं, तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका लोड है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सप्लाई जब हम देते हैं तो फ्लक्स, तो करंट इससे चेंज होती है तो फ्लक्स भी इसी से चेंज होती है। करंट जैसे ही फ्लो होगी इससे फ्लक्स जनरेट होगा, तो जो कि करंट अल्टरनेट है तो फ्लक्स भी क्या होगी, अल्टरनेट होगी। फ्लक्स भी जो, तो अल्टरनेट फ्लक्स जब कॉइल से लगातार चेंज होगी तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा ही। यही फ्लक्स कोर से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन कोर से भी तो लगातार फ्लक्स चेंज हो रहे हैं भाई। देखिए, कोर से भी तो फ्लक्स लगातार चेंज, आखिर फ्लक्स चेंज होते ही तो सेकेंडरी में जाएगा। तो जब फ्लक्स चेंज होंगे कोर में, तो कोर में होता क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वह ईएमएफ के कारण कोर में एक गोल चक्राकार धाराएं फ्लो होती हैं। संपूर्ण कोर में ये जो है गोल चक्राकार ऐसे धाराएं फ्लो होती हैं संपूर्ण कोर में। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं, और इनके कारण जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं ईडी करंट लॉस। इसके कारण जो पावर लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईडी करंट लॉस। ये तो आपका ईडी करंट लॉस हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, PE बराबर KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V। ठीक है, अब देखिए, अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, मान लीजिए आपने सप्लाई दिया तो ये आपका कोर है, कोर आपका मैग्नेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है इसमें, मान लीजिए कि H प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लक्स डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू B। जो फ्लक्स होता है वो किससे डिपेंड होता है, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड होता है। तो होता क्या है इसमें कि देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे करंट क्या हो रही है, जो सप्लाई करंट दे रहे हैं इस मैग्नेटिक कॉइल में, करंट क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो करंट बढ़ेगी तो H भी लगातार बढ़ेगा। एक समय ऐसा है कि करंट कितना ही बढ़ा है, अब ये बढ़ना बंद हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है कि हम एक कर्व यहाँ से मिलता है आपको, इस कर्व को हम डायरेक्ट खींच देते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से कर्व मिलता है। कैसे? जैसे करंट बढ़ेगा, एच बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से करंट अब घट भी रहा है ना, तो करंट जैसे घटेगा बी भी लगातार घटेगा। देखिए यहाँ करंट घट रहा है तो बी भी लगातार घट रहा है, एच भी देखिए बी लगातार घट रहा है यहाँ पे। अरे भाई करंट घट रहा है तो बी भी घट रहा है, तो यहाँ से अगर घटाते जाइए तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो गया 0, लेकिन यहाँ पे बी क्या हुआ, नहीं 0 हुआ। बी का एक मान यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बना रह रहा है। तो इस प्रकार बी के मान का एच के मान से पीछे हो जाना क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस कहलाता है। अब इस जितना पावर इसमें स्टोर हो गया, इस मैग्नेटिक कोर में जितना पावर इसमें स्टोर हो गया, इस पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा। ये क्या है, ये लॉस में जाएगा, मतलब निगेटिव में भी हमको इतना पावर एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा ताकि इसकी स्टोरेज पावर लॉस हो जाए। तो बार बार ये मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर तो इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी हमको बार बार एक्स्ट्रा हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए यही फ्लक्स डेंसिटी एच के 0 होने से अगर ये बी भी यहाँ 0 हो जाता तो हमको एक्स्ट्रा इतनी एनर्जी नहीं देना पड़ता। तो इसी लॉस को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एच इज इक्वल टू के एच बी एम 1.6 एफ इंटू वी, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या है, ये टी क्या है, स्टैंपिंग की मोटाई, कोर की मोटाई है, ये वॉल्यूम है। इन चीज़ों को मैं लॉसेस में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, ईडी करंट लॉस क्या होता है। इन दोनों लॉसों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, कोर लॉस कहते हैं। इसी को हमें ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, शंट ब्रांच पैरामीटर। ये क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको शंट ब्रांच पैरामीटर भी इस लॉस से हमको निकालना है। तो ये क्या होता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। शंट ब्रांच पैरामीटर क्या होता है, जैसे आप पूरा जो कोर होता है ना, पूरा कोर, इस पूरे कोर को हम एज ए सर्किट डिजाइन करते हैं, एज ए पैरेलल सर्किट डिजाइन करते हैं। इसको हम मानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आरएल सर्किट से बना हुआ है, ये आर और ये क्या है आपका एल। ये आपका आरएल सर्किट से, ये कोर किससे बना हुआ है, आरएल सर्किट से। ये आपका R0 है, ये आपका F0 है। तो दोनों क्या किससे बने हुए हैं, ये आरएल सर्किट से ये बने हुए हैं, हम ये मान करके चलते हैं। ठीक है, ये पूरे कोर का, ये कोर का रेजिस्टेंस है, ये कोर का रिएक्टेंस है। क्यों, क्योंकि कोर में हीट भी जनरेट होता है और कोर से मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होता है। यानी कि कोर में इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी है और कोर में रेसिस्टिव प्रॉपर्टी भी है। यानी कोर को हम पैरेलल आरएक्स सर्किट मान सकते हैं, पैरेलल आरएल सर्किट मान सकते हैं। तो इन्हीं R0 और X0 को ही प्राप्त करना है, इसी को हम कहते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आपका IW फ्लो होता है, इसमें आपका आई म्यू फ्लो होता है। इस IW, आई म्यू, R0, X0 इन्हीं का मान जो होता है, इसी को हम शंट ब्रांच पैरामीटर कहते हैं, जो नो लोड की अवस्था में हमें पूरा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या निकालना है, कोर लॉस निकालना है और शंट ब्रांच पैरामीटर निकालना है। किस टेस्ट से, नो लोड टेस्ट करके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ से दो लॉसेस, अब दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपको क्या निकालना है, कोर लॉस निकालना और शंट ब्रांच पैरामीटर निकालना है। तो इनको हम मिटा देते हैं पूरा। इसके लिए हम सर्किट ड्रा करेंगे। सर्किट ड्रा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे सर्किट बनाना है। तो हमको क्या लगाना, हमको देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। हमको जो है
देखिए मैंने सर्किट आपके सामने ही डिज़ाइन किया है। मुझे करना है नो लोड टेस्ट। हमने ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं देंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, कोर लॉस निकालना है, तो हम इस पर कोई लोड नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले हमको कोर लॉस निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कोर लॉस जो है आपका पी कोर लॉस जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स के। अब फ्लक्स इस पर डिपेंड करती है V बाई एफ पे। ये आया कहाँ से है, ये EMF इक्वेशन से आया जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहाँ से आप फ्लक्स जैसे हमने फार्मूला आपको बताया था, E बराबर निकाला था 4.445 MFT मैंने करके निकाला था ना। यहीं से F को इधर भेजिए, इस E को भी मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर V/F। इसी फार्मूले से ये आया हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपका कोर लॉस है वो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स V/F रेशियो पे डिपेंड कर रही है। यानी कि ये जो टेस्ट हम करेंगे V रेटेड और F रेटेड पे करेंगे। यानी कि जो आपका कोर लॉस कंडक्ट किया जाता है, नो लोड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर पर, वो किस पर, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, किस पर किया जाता है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर आपको कोर लॉस या नो लोड टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर आपका 440/220 वोल्ट का है, तो ये आपका प्राइमरी साइड का रेटेड वोल्टेज है, ये आपका सेकेंडरी साइड का रेटेड वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, रेटेड वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका 440 वोल्ट प्राइमरी साइड का है और 220 वोल्ट सेकेंडरी साइड का है। तो आप हमें बताइए कि ये हमें रेटेड वोल्टेज पे करना है, ये दोनों ही रेटेड वोल्टेज हैं, तो हम ऑपरेटर्स किस साइड और लगाना पसंद करेंगे, इस साइड और लगाना कि इस साइड और लगाना। जाहिर सी बात हम इस साइड और लगाना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि इस साइड का वोल्टेज रेटेड वोल्टेज तो है, ये है जो हमें चाहिए, और प्लस वोल्टेज लो है, कम है, तो हमें जो भी ऑपरेटर्स यहाँ लगाएंगे लो रेंज का लगाएंगे तो हमारा कास्ट बच जाएगा, रिजल्ट वही आएगा, चाहे हम इस साइड के करें चाहे इस साइड से करें। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा लो वोल्टेज साइड में हमेशा ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटर्स लो रेंज का मिल जाता है, जिससे हमारा कास्ट क्या हो जाता है, बच जाता है। हम चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। ठीक है, रिजल्ट वही आएगा। तो हमें कोर लॉस ये करना है, हमें नो लोड टेस्ट करना है। नो लोड टेस्ट में हम कंडक्ट किस साइड करते हैं, लो वोल्टेज साइड लॉस को कंडक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट में कई तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कोर लॉस से नो लोड टेस्ट से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो शंट ब्रांच पैरामीटर और आपका कोर लॉस पहला पॉइंट। दूसरा, नो लोड टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ये टेस्ट कंडक्ट होता है। इसमें हम किस साइड को ओपन करते हैं, तो हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं। किस साइड और ऑपरेटर्स लगाते हैं, तो लो वोल्टेज साइड हम ऑपरेटर्स लगाते हैं। तो इसको बनाने के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स आप क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे, इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, बहुत जगह किताबों में भी मिस्टेक है, बहुत बच्चे भी जल्दी जल्दी बना के चले जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उस साइड का वोल्टेज हमें हाई करना है। ठीक है, और यहाँ हमको जो पावर फैक्टर मीटर हम यूज करेंगे, डायनोमीटर टाइप, ये हमेशा लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करेंगे। कैसा, लो पावर फैक्टर, यहाँ लिख दीजिए लो पावर फैक्टर वाट मीटर। इस बात को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करते हैं, इसमें लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में पावर फैक्टर बहुत लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोड ना होने से केवल इंडक्टिव लोड ही होता है, और इंडक्टिव लोड में जानते ही हैं कि करंट बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो काश हम जितने ज़्यादा एंगल काश के आगे लिखेंगे, काश की वैल्यू उतने कम आएगी, इसलिए पावर फैक्टर बहुत कम आता है, इसलिए लो पावर फैक्टर वाट मीटर ही यूज करते हैं। देखिए लो पावर फैक्टर वाट मीटर का कनेक्शन होता कैसे है, लेकिन लो पावर फैक्टर वाट मीटर का कनेक्शन बेसिकली इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है लो पावर फैक्टर वाट मीटर का कनेक्शन। और हाई पावर फैक्टर वाट मीटर का कनेक्शन क्या होता है, हाई पावर फैक्टर वाट मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से होता है। ये हाई पावर फैक्टर वाट मीटर है, ये लो पावर फैक्टर वाट मीटर है। तो आप कहेंगे सर लो वाला जब इस प्रकार है तो इसको ऐसे क्यों बनाया गया है, इसको बनाने के पीछे रीज़न है, हम बता देते हैं क्यों ऐसा बनाया गया है। ये जो है EIM में बताया जाएगा, एरर ड्यू टू कनेक्शन, तो इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये ऐसे क्यों नहीं है मैं बताता हूँ कि चूँकि ये जो आपका करंट कॉइल है ना, इसमें इसका भी करंट इसमें फ्लो होता है और इसका तो फ्लो, लोड का करंट तो फ्लो होता ही है, तो दोनों करंट ये बियर करता है अकेला CC मतलब करंट कॉइल। दोनों करंट जब इसमें
फ्लो होगा तो होगा क्या बताइए, इसमें लॉसेस ज़्यादा आएगा। तो आपका होता क्या है, लॉसेस ज़्यादा आता है तो लॉसेस ज़्यादा आने से एरर हो जाएगा ना इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि उस लॉसेस को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो इसमें होता क्या है, देखिए MLC कॉमन टर्मिनल, तो हमेशा LC कलेक्शन में ही ये जो है ये मेन लाइन और ये कॉमन, हमेशा LC में ही हम ये संशोधन करते हैं। कौन संशोधन करते हैं उसको जान लीजिए ज़रा। इसमें होता क्या है बेटा कि दोनों करंट फ्लो होने से इसमें I²R लॉसेस ज़्यादा होता है, जिससे एरर ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पैरेलल बाइंडिंग को हम डायरेक्ट इस तरह से न जोड़ करके सीरीज इन अपोजिशन जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, सीरीज इन अपोजिशन, मतलब पैरेलल कॉइल करंट कॉइल के सीरीज में भी होगी और उसके अपोजिशन में भी होगी। कैसे, मतलब हम जिस प्रकार से कनेक्शन है ना, आप ऐसे समझिए कि यही सीरीज से ही हम कनेक्ट कराएंगे, लेकिन होगी तो ये दोनों आपस में इसी प्रकार से ही कनेक्ट होगी, लेकिन हम एक कंपनसेटिंग कॉइल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करते हैं। तो कैसे इसका कनेक्शन बनता है उसको ध्यान दीजिए। ये आपका क्या था, ये आपका करंट कॉइल था और नीचे वोल्टेज कॉइल बनाना है। तो ये वोल्टेज कॉइल को हम ऐसे न ले जा करके, इसी चीज़ को हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम ऐसे करके ले आते हैं। इसी को बोलते हैं सीरीज इन अपोजिशन कंडीशन। इसमें होता क्या है, करंट कॉइल का फ्लक्स ऐसे हुआ और जो आपका इसका जो फ्लक्स है, वोल्टेज कॉइल का जो फ्लक्स है वो ऐसे हुआ। तो जो एक्स्ट्रा फ्लक्स हो रहा है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लक्स कंपनसेट हो जाता है, जो इसके द्वारा भी इसमें जनरेट हो गया था। ठीक है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार से हम करते हैं, सीरीज इन अपोजिशन। इसी को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग कॉइल। इसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल। लो पावर फैक्टर वाट मीटर में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसे न कर करके यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, आपकी किताबों में डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया गया है, जबकि इसको भी कॉइल बना दीजिए। यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा सकते हैं रेसिस्टिव बनाने के लिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसी कनेक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके दिखा दिया गया है, समझ गए ना। तो ये लो पावर फैक्टर वाट मीटर ही है जिसमें इस कनेक्शन को डायरेक्ट ऐसे करके ही दिखा दिया, जबकि ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हाईली रेसिस्टिव बनाने के लिए यहाँ रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें बात की हैं। तो यहाँ हम क्या लगा दिए, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आप फिगर को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही फिगर आपको ड्रा करना। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो हम कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या क्या लगना है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और अमीटर। हम इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं। तो जो आपका कोर लॉस होगा, देखिए जो आपको कोर लॉस होगा ना, कोर लॉस, ये आपका वाट मीटर रीडिंग से मिल जाएगा। वाट मीटर रीडिंग से किससे मिलेगा, वाट मीटर जो रीडिंग शो करेगी वही आपका कोर लॉस होगा। ठीक है, इसको आप W0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और चीज़ें देखिए, दूसरा नो लोड करंट। नो लोड करंट कैसे मिलेगा, नो लोड करंट इसको I0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अमीटर रीडिंग से मिलेगी आपको। किससे मिलेगी, अमीटर रीडिंग से। नो लोड करंट भी मिल गया। ठीक है, और फिर सप्लाई वोल्टेज, जो आपने वोल्टेज सप्लाई किया, सप्लाई वोल्टेज वो कैसे मिला आपका, सप्लाई वोल्टेज किससे मिला, V। ये आपका वोल्ट मीटर से मिल गया। ये लिख सकते हैं क्या, वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर के रीडिंग से आपको क्या मिल गया, सप्लाई वोल्टेज भी मिल गया। तो हमको क्या क्या मिला, कोर लॉस तो हमको मिल गया, यहाँ से नो लोड करंट भी आपको मिल गया, यहाँ से आपको सप्लाई वोल्टेज भी मिल गया। इतनी चीज़ें तो आपको मिल गई। ठीक है, अब हम इन चीज़ों से हम क्या निकालना है, हम
क्या निकालेंगे इन चीज़ों से जो हमको मिली हैं, इनसे हम नो लोड पावर फैक्टर निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर क्यों नो लोड पावर फैक्टर निकालेंगे? हमारा उद्देश्य तो शंट ब्रांच पैरामीटर निकालना है और कोर लॉस निकालना है। तो कोर लॉस तो यहाँ से मिल ही गया, अब हमको शंट ब्रांच पैरामीटर निकालना है ना। तो शंट ब्रांच पैरामीटर में कौन कौन से घटक आते हैं? तो शंट ब्रांच पैरामीटर में क्या क्या आते हैं बताइए? शंट ब्रांच पैरामीटर में क्या क्या आते हैं? तो शंट ब्रांच पैरामीटर में आपका क्या क्या आता है? वर्किंग कंपोनेंट आता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आता है, फिर नो लोड रिएक्टेंस आएगा, फिर आपका कोर रेसिस्टेंस आएगा। यही सारी चीज़ें ना है। तो इनको हमें निकालना ही है, तभी हम मानेंगे कि हाँ कि हमने शंट ब्रांच पैरामीटर को भी फाइंड आउट कर लिया। तो आप जानते हैं कि वर्किंग कंपोनेंट जब आप निकालेंगे तो वर्किंग कंपोनेंट I0 cos फाई से ही निकलेगा। तो I0 तो हमको मिल ही गया है, तो cos फाई जब हमको मिला रहेगा तभी IW हम निकाल पाएंगे। तो हम IW ही पहले क्यों निकाल रहे हैं? हम तो IM भी पहले निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब हमको IW मिल जाएगा तो फिर IM हम I0 से आसानी से निकाल लेंगे। अभी आप देखिएगा, तो पहले हमको पावर फैक्टर निकालना जरूरी होगा। तो हम निकालेंगे क्या? नो लोड पावर फैक्टर। यहाँ लिखेंगे चूँकि वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका कोर लॉस है W0 बराबर V इंटू I0 cos फाई 0। ठीक है, ये आपका cos फाई 0 क्या है? नो लोड पावर फैक्टर। यहाँ लिख देंगे वेयर, यहाँ लिख दीजिएगा स्टेटमेंट cos फाई 0 इज नो लोड पावर फैक्टर। क्या है ये? नो लोड पावर फैक्टर है। ठीक, अब यहाँ से आप cos फाई 0 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। वो क्या होगा? W0 अपन V इंटू I0। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, या मीटर से मालूम है, वोल्ट मीटर से मालूम है, वाट मीटर से मालूम है। तो cos फाई 0 हमको यहीं से मालूम चल गया। तो हमें वर्किंग कंपोनेंट IW क्या होता है? I0 cos फाई होता है ना, cos फाई 0। इसको नो लोड करंट अमीटर से मिला था और cos फाई 0 यहाँ से मिल गया, तो हमको IW मिल गया। ठीक, IW मिल गया। तो IM कैसे मिलेगा? तो इसको मिलेगा I माइनस I0 माइनस IW का I0 स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर। नहीं गलती हो गया, नहीं ठीक है। IM क्या होगा? I0 स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर। आसानी से हम क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो इस प्रकार से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी मिल गया और वर्किंग कंपोनेंट दोनों, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट मिल गया और आपका वर्किंग करंट कंपोनेंट दोनों मिल गए। अब हमको क्या निकालना होगा? इसको निकालना होगा और इसको निकालना होगा। तो ज़रा आप देखिए, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हमको बता रहे हैं। अब देखिए कैसे आप उन चीज़ों को निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ से फिर हम आपको बताते हैं। तो ये आपका यही ना था आपका सर्किट। तो ये आपका रेसिस्टेंस था, ये आपका इंडक्टेंस था। इसको भी मिटाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको सप्लाई क्या दिए थे? आप यहाँ से आपने V की सप्लाई दिया था, यहाँ से I0 करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे इसको हम बहुत नज़दीक मान सकते हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम सटे ही है। ये ज़्यादा इसमें गैप नहीं है, नहीं तो वोल्टेज मानेंगे कि अलग आ जाएगा। तो ये आपका IW है। तो ये आपका किस में है? ये आपका IW था, ये आपका IM है, ये आपका I0 है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है IW फ्लो हो रही है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है IM, IW यहाँ लिख देते हैं, IM यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम R0 लिख सकते हैं, यहाँ पे X0 लिख सकते हैं। तो अब आसानी से निकल जाएगा। अरे भाई रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए? रेसिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज अपन करंट। तो वोल्टेज अपन करंट, तो ये आपका R0 निकल गया। यहाँ से वोल्टेज इनके क्रॉस का V हो गया और करंट फ्लो हो रही है IW, तो R0 निकल गया आपका V अपन IW। तो यहाँ से आपका R0 निकल गया क्या? V अपन IW। अब यहाँ से देखिए X0 क्या है? ये रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस किसे कहते हैं? इंडक्टर के रेसिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर भाई
बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत आगे हम नहीं जाएंगे। इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस के इंडक्टर के अंदर भाई इंडक्टेंस की तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ मात्रा में उसमें रेसिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी होती है, तभी ना हम प्रैक्टिकल इंडक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें आइडियल है नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में रेसिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी है। तो जो उसके अंदर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी उसी को रिएक्टेंस कहते हैं, उसी को X0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वोल्टेज इसके भी एक क्रॉस आएगा, तो यहाँ भी अपन क्या हो जाएगा आपका IMM हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है ना। तो X0 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से R0 मिल गया, वहाँ से X0 मिल गया। इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सफल हो गया। हमको शंट ब्रांच पैरामीटर भी मिल गए और हमको कोर लॉस भी मिल गया। इस प्रकार से हमारा ये नो लोड टेस्ट क्या हुआ, संपन्न हुआ। ठीक है, अगर हमारा द्वारा दी गई जानकारी बच्चों आपको अच्छे लगे हो तो ऐसे स्किप करके मत जाइए, क्योंकि इसको बनाने में समझाने में बहुत मेहनत लगता है, अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप इसको कुछ करिए ना करिए, आप इसको एक बार लाइक करिए और 2-4 बच्चों में जिसको आप जानते हो वहाँ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा बनाया हुआ वीडियो हमारा मेहनत सफल हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।